नमस्कार, एमके एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है हम भारत का संवैधानिक विकास और इस भारत के संवैधानिक विकास में 1781 का संशोधन अधिनियम के बारे में अध्ययन करेंगे। यह 1781 का अधिनियम जो है आप जानते हैं कि 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ था। उसमें जो कुछ प्रावधान किए गए थे उन प्रावधानों में जो है कुछ संशोधन करके जो है यह 1781 का जो है अधिनियम पास किया गया था। इसके अलावा 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जो है यह पास किया गया था। यह पिट्स जो है उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के, उनके नाम पे ये पड़ा है। यह 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए जो है प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा 1793 का चार्टर्ड एक्ट जो है पास किया गया। तो आइए इन तीनों के बारे में जो है हम लोग अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या क्या जो है मुख्य बातें थीं। सबसे पहले हम देखें 1781 का संशोधन अधिनियम। इस 1781 में संशोधन अधिनियम में जो है यह बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश लागू करते समय भारतीयों की धार्मिक और सामाजिक परंपराओं को जो है ध्यान में रखने की कोशिश करेगा, अर्थात उसे जो है किसी तरह की क्षति पहुंचाने का काम नहीं करेगा। आप जानते हैं कि जो अंग्रेज़ थे वह भारतीय सामाजिक और धार्मिक जो व्यवहार थे या प्रचलन थी, परंपराएं थे, उसमें ये हस्तक्षेप करने का काम करते थे। इसलिए जो है इसमें संशोधन करने की कोशिश की गई और भारतीयों के पक्ष में यानी कि भारत को जो है सिर्फ दिखाने के लिए ये बात कही गई थी, वरना जो अंग्रेज़ थे आप जानते हैं कि भारत के धार्मिक और सामाजिक परंपराओं में जो है हस्तक्षेप करते रहते थे। इसमें अगला प्रावधान किया गया कि सरकार द्वारा नियम कानून बनाते समय भारतीय सामाजिक धार्मिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखेंगे और उनके अनुसार जो है कानून बनाने का काम करेंगे। अब ये नहीं है कि अपने देश के अनुसार वह बना के यहाँ पे जो है कानून को थोप दें। साथ ही इसमें अगला प्रावधान यह किया गया, परिवर्तन यह किया गया कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल द्वारा बनाए गए कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के पास पंजीकृत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। यानी इसका मतलब यह है कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो है मिलकर जो कानूनों का निर्माण करती थी, उसका पंजीकरण जो है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कराना होता था कि यह कानून सही हैं या गलत हैं। लेकिन अब उस मान्यता को जो है समाप्त कर दिया गया, उस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब जो है गवर्नर जनरल और काउंसिल जो है उसकी स्वतंत्र हो गई, जबकि वह सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो है पहले अधीन हो गए थे। तो इसमें यह जो है 3 मुख्य जो है परिवर्तन या संशोधन किए गए। तो आइए अगला देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस पिट्स इंडिया एक्ट का नाम जो है उस समय जो तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, उनके नाम पे जो है रखा गया था। आप जानते हैं कि इंग्लैंड में जो है संसदीय शासन व्यवस्था है और वही संसदीय शासन व्यवस्था जो है हमारे इंडिया में भी लागू है, इसलिए वहाँ पे प्रधानमंत्री होता था और आज भी है। इसका मुख्य उद्देश्य था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उस कमियों को जो है दूर कर और सही रूप में जो है इसे प्रतिपादित करना था। इसमें बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर जनरल थे उन गवर्नर को अर्थात प्रांतों को जो है बंगाल के गवर्नर जैसी व्यवस्था लागू करना था इसमें, लेकिन इन प्रांतों को बंगाल के गवर्नर जनरल के जो है अधीन रखा गया। आप जानते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है बंगाल और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को जो है इसके अंतर्गत कर दिया गया, यानी बंगाल के, और बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल के गवर्नर को जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसके अधीन करके, अर्थात बंगाल और बम्बई के अधिकार क्षेत्र पे जो है अब बंगाल का जो है अधिकार क्षेत्र हो गया, यानी बम्बई और मद्रास जो है अब बंगाल के अधिकार क्षेत्र में हो गया था, जिसमें वह जो है कुछ संधि यानी कि दूसरे राज्यों से संधि करना है और युद्ध करना है। ऐसी स्थिति में जो है वह बंगाल के गवर्नर से ही सलाह ले सकता था, अर्थात उसने सूचना उसके अनुसार जो है देता था, क्योंकि यह जो है सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया था, ताकि एक जैसी जो है शासन व्यवस्था अंग्रेज़ों के राज्यों में जो है बनी रहे। यह वस्तुतः हम देखते हैं कि वर्तमान में जो है इस नियंत्रण के आधार पे ही हमारे वर्तमान राज्यों पर केंद्र द्वारा जो है इसी तरह की अवधारणा
जो है स्थापित की जाती है, अर्थात नियंत्रण किया जाता है। आप जानते हैं कि केंद्र जो है राज्यों को समय समय पर दिशा निर्देश देता रहता है। जो प्रांत है हमारे राज्य हैं उनको दिशा निर्देश देता है। ठीक उसी तरह की व्यवस्था जो है बंगाल को जो है केंद्र बना दिया गया और ये मद्रास और बम्बई जो थे समझ लीजिए कि प्रांत के रूप में हो गए थे, जिन्हें निर्देश देने का काम जो है बंगाल करता था। उसी तरह का काम जो है केंद्र जो है यहाँ पे करता है वर्तमान में, और इसका प्रभाव हमारे जो संविधान है उसमें दिखाई देता है। आप देखते हैं कि इसके पश्चात जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद, इसके सदस्यों का आकार जो है अब घटाकर, यानी कि 4 थी और इस 4 को जो है घटाकर 3 कर दिया गया। साथ ही कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार थे उन दोनों के अधिकारों में जो है परिवर्तन कर दिया गया, अर्थात उसका पृथक्करण कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। क्योंकि कंपनी जो थी, आप देखते हैं कि सबसे पहले 1773 ईस्वी में जो है ब्रिटिश सरकार जो है कंपनी पे जो है थोड़ा सा नियंत्रण स्थापित करती है। उसके पश्चात यहाँ पे विषयों को जो है अलग अलग कर देती है, पृथक्करण कर देती है, और इसमें 2 विषयों को जो है शामिल किया जाता है। 2 विषय कर दिए जाते हैं, व्यापारिक कार्यों पे नियंत्रण और राजनीतिक कार्यों पे नियंत्रण। व्यापारिक कार्यों पे नियंत्रण के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो है स्थापना की जाती है, और दूसरी तरफ जो है राजनीतिक कार्यों के नियंत्रण के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है स्थापित किया जाता है। व्यापारिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए जो कंपनी के अधिकारी कर्मचारी होते थे वह इस पर नियंत्रण रखते थे, जबकि यह जो है राजनीतिक कार्यों पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश जो अधिकारी होते थे, अर्थात ब्रिटेन की सरकार या संसद के द्वारा जो है ये नियुक्त होते थे। इस तरीके से कंपनी पे जो है पूर्ण रूप से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित, अर्थात उसके प्रशासन का कार्यभार जो है अब ब्रिटेन की संसद के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से किया जाने लगा। इस तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे 2 तरह के जो है शासन व्यवस्थाओं की स्थापना होती है, यानी कि 2 स्तरों पे जो है शासन होने लगता है। इसलिए इस व्यवस्था को जो है द्वैध शासन के रूप में भी जान सकते हैं। पहली बार यहाँ पे देखा जाए इस तरह की व्यवस्था करके कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उसको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में कहा गया, यानी कि अब जो कंपनी ने शासन कर रही थी अब उस पर कहा गया कि ये ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं, ये बात कही गई। और इसमें 100% जो गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के संबंध में स्पष्ट जो है क्षेत्राधिकार का वर्णन कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर जनरल समझ लीजिए कि आज की कार्यपालिका के समान है, और सुप्रीम कोर्ट आज जानते हैं कि न्यायपालिका है। इनके दोनों के जो क्षेत्राधिकार थे, विषय थे, उनको अलग अलग कर दिया गया, और वर्तमान में इसका प्रमाण हम देख सकते हैं, यानी कि इसी के प्रभाव के कारण हम देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है अलग अलग किया गया है, जो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के आधार पर स्थापित किया गया है। आप जानते हैं कि भारत में जो है पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, लेकिन अमेरिका में यानी कि यूएसए में जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाया गया है। और शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है एक दार्शनिक थे, विद्वान थे, जिनका नाम था मॉन्टेस्क्यू थे, जिन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को दिया था। और जानते हैं कि यूएसए में जो है यहाँ पे जो विधायिका होती है, विधायिका यानी कि वहाँ की विधायिका को जो है हम यानी कि संसद जो होती है वह कांग्रेस कहलाती है। यह कांग्रेस और साथ में न्यायपालिका और कार्यपालिका, यहाँ पे तीनों जो है स्वतंत्र पूर्वक जो है कार्य करती है। इंडिया के जैसे नहीं है कि विधायिका में से ही कार्यपालिका का निर्माण हो, बल्कि वहाँ पे जो है ये तीनों अंग जो है सरकार के अलग अलग रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए वहाँ पे जो है पूर्ण रूप से शक्ति पृथक्करण जो है स्थापित किया गया है यूएसए में। लेकिन हमारे देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका को जो है पृथक पृथक रखा गया है, और इसे हम संविधान का आधारभूत ढांचा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का आधारभूत ढांचा, यानी कि इसे जो है अगर सरकार चाहे तो इसे अलग नहीं कर सकती, अर्थात संविधान से जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है विधायिका के द्वारा, क्योंकि अगर किया जाता है तो यह संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन माना जाएगा।
आइए अब देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 के चार्टर एक्ट में क्या खास बात है, इसको देखा जाए तो इसके माध्यम से जो है कंपनी को जो है अगले 20 वर्षों के लिए जो है भारत में व्यापार करने का जो है एकाधिकार प्रदान कर दिया गया। यानी कि अब जो है 20 वर्ष और जो है कंपनी भारत में जो है व्यापार कर सकेगी। साथ ही कंपनी के वरिष्ठ जो अधिकारी थे उनके गवर्नर जनरल को जो है अनुमति प्रदान कर दी गई कि अगर कोई भी भारत छोड़कर विदेश आता है या लंदन आता है तो ऐसी स्थिति में बिना बताए आता है गवर्नर जनरल को, तो ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि उसने जो है कंपनी से इस्तीफा दे दिया। और साथ ही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उसका भुगतान जो है भारतीय राजस्व से किया जाएगा, यह बात जो है उल्लेख कर दिया गया। इससे गवर्नर जनरल को बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति जो है प्रदान कर दी गई। यानी कि पहले थोड़ी थी, अब जो है बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे या प्रांत थे उनके द्वारा अधिक जो है नियंत्रण स्थापित करने का जो है शक्ति प्रदान कर दी गई गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल कहाँ होता था, आपका बंगाल में। ठीक है, बंगाल में गवर्नर जनरल होता था और इन प्रांतों पे जो है वह अधिकार क्षेत्र अब रखने लगा। इसके अलावा इसमें एक मुख्य प्रावधान यह किया गया कि इसमें कमांडर इन चीफ के जो गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता को जो है समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब ऐसा नहीं होगा कि कमांडर इन चीफ जो बनेगा वह गवर्नर जनरल की काउंसिल का सदस्य ही होगा, लेकिन इसमें शर्त रखी गई कि उसे उसी रूप में जो है नियुक्त किया जाना होगा, तभी जो है यह कमांडर इन चीफ जो है बना रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने देखा 1793 का चार्टर एक्ट और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इसमें संशोधन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन करके और इसमें लाया गया था सरकार के द्वारा, ब्रिटेन सरकार द्वारा 1781 का संशोधन अधिनियम और 1784 का पिट्स अधिनियम और 1793 का चार्टर अधिनियम। तो इन तीनों अधिनियमों को जो है आपको डिटेल में बताया गया। तो यहीं पे मेरा वीडियो अब समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार।